Dear students, welcome, and I hope you will be fine in your home. This is my first recording, and I hope, first of all, to keep yourself stay at home, keep safe. Today, we are going to discuss the first chapter of accountancy, that is, not for profit organizations, or you can say accounting for not for profit organizations. First of all, I will discuss you some basic concepts which you must know regarding this chapter. What do you mean by the not for profit earning organizations? There are some organizations which earn profits or run for the purpose of earning profits. Small shopkeepers, business organizations, trading, manufacturing, etc. But still, there are some organizations which are रन और मेरे ख्याल से आपको हिंदी में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, लेकिन अकाउंटेंसी में चाहूँगा थ्योरी आप 11th में तो आपने हिंदी में की थी, इंग्लिश में करें. There are some organizations which run not for the purpose of earning profit. For example, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो धर्मार्थ के लिए चलाई जाती हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, trade unions, some clubs, etc. Basically, their motive is not to earn the profit, but just for the welfare of their members. Say some cricket club, some welfare societies, etc. It is something different from the cooperative societies. ठीक है? These organizations have service as a main objective. अगर आप इसका कहेंगे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, बट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मोटिव है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर मेंबर्स. ओके, तो बेसिकली देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. आपको सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए कि वो संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती, उनका उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना या उनको हेल्प पहुंचाना होता है. अब आपको पता है कि सभी संस्थाएं अपने बही खाते अकाउंट्स मेंटेन करती हैं. तो जो ये संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से अपने अकाउंट्स को, अपने बही खातों को मेंटेन करेगी, इस चैप्टर में हम वही चीजें सब पढ़ेंगे. आपने कक्षा 11th में कैश बुक बनाई है जिसमें आप लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में जितनी भी रिसीट्स होती हैं उनको डे टू डे लिखते हैं, डेट वाइज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं. ऑन द राइट साइड और यू कैन से क्रेडिट साइड, यू राइट पेमेंट मेड बाय यू और पेमेंट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैश बुक at the end of year we make a summary of cash book, that is known as receipt and payment account. You understand it? We summarize all whole cash book of the year. On we total the debit side, that is total receipts. We total the credit side, that is total payment. Similarly, just like in cash book, there is some opening balance and there is a closing balance also. Okay, तो ओपनिंग बैलेंस आपका रिसीट एंड पेमेंट साइड में टू कैश हो सकता है, टू बैंक हो सकता है, टू ओवरड्राफ्ट हो सकता है, टू फिक्स डिपॉजिट हो सकता है. सिमिलर वे में क्लोजिंग में आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बाई कैश, बाई बैंक, बाई फिक्स डिपॉजिट और बाई ओवरड्राफ्ट हो सकता है. इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बोर्ड पर करके दिखाऊंगा, लेकिन आप
सबसे पहले आज पहले क्लास में इनके थ्योरी पार्टी को समझ लें, सो दैट आप कन्वीनियंट हो सके आपके लिए इसको समझना। अब इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी होती है, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उनको समझने की कोशिश हम करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका पर्पस होता है प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म टू फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट ए लार्ज, सच एज एजुकेशन प्रोवाइड करना स्कूलों के द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, रिक्रिएशंस मीन सम क्लब्स, सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी देयर। क्लियर? इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, पूरी तरह से इनका उद्देश्य अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाना होता है, उनकी सेवा करना होता है। सेकेंड, these are organizations as charitable trust society and subscribers such organizations are called members। उनके जो सदस्य होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनको सदस्य कहते हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि सब्सक्रिप्शंस किससे कहते हैं, तो जो मेंबरशिप फीस वो हर महीने जमा करते हैं हम उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं। यू कैन से दिस इज ए मेंबरशिप फीस, जो इसके मेंबर्स हर माह जमा करते हैं। इट इज मैंडेटरी, हर मेंबर के लिए जरूरी है कि वो हर महीने कुछ अमाउंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फिक्स किया गया है वो मेंबरशिप फीस के रूप में जमा कराए। देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज बाय मैनेजमेंट, मैनेजिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये कहां से आती है एग्जीक्यूटिव कमेटी? इट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, जो सदस्य हैं वही मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का चयन करते हैं या मैनेजमेंट कमेटी का चयन करते हैं जो इसको चलाती है। ये वही रह सकती है हर साल और बदल भी सकती है। ठीक है? नाउ द फोर्थ पॉइंट, मेन सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी संस्थाओं का स्रोत क्या होता है धन कमाने का? पहला है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द मेंबर्स, और यू कैन से मेंबरशिप फ्रॉम इट्स मेंबर्स, जो मेंबर हर महीने कुछ ना कुछ मेंबरशिप फीस जमा कराएंगे। सेकंड, डोनेशन, संस्था को बाहर से किसी से कोई भी दान दे सकता है, वह दान आएगा। लिगेसीज, अब एक वर्ड लिगेसीज, इसका मीनिंग में बाद में क्लियर करेंगे। लिगेसी, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु से पूर्व किसी संस्था के नाम, किसी ट्रस्ट के नाम, किसी कुछ पैसा छोड़कर जा सकता है या संपत्ति छोड़ के, उसको कहते हैं लिगेसीज। ग्रांट इन एड, इन ऐसी संस्थाओं को सरकार के द्वारा, दिल्ली नगर निगम के द्वारा या किसी और संस्था के द्वारा कुछ ग्रांट मिलती है। ठीक है? और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ऐसी संस्थाएं अपने अतिरिक्त पैसे को ब्याज पर लगाती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। इन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा है क्लास 11th में, तो इन्वेस्टमेंट किसी एसेट में हो सकती है, किसी शेयर मार्केट में हो सकती है, किसी भूमि भवन, उनसे जो आय प्राप्त होती है वह भी इस संस्था के आय का स्रोत है। नंबर 5, द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेज आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। अब इसके दो स्रोत हैं, हमने आपको कक्षा 11th में बताया था। दो टाइप के एक्सपेंडिचर, दो टाइप की इनकम, एक की कैपिटल नेचर है और दूसरे की रिवेन्यू नेचर है। तो दे में बी ऑफ टू टाइप, कैपिटल इनकम और रिवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम मीन्स इट विल बी shown in the balance sheet, and revenue income means जो डे टू डे होती है, जिसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इसके बेस पे बनता है उसमें शो करेंगे। ठीक। 6 हमारा जो फीचर है, सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, हमारी इनकम ज्यादा है तो हम उसको, और खर्चे कम है तो हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ यदि खर्चे ज्यादा हैं और आय कम है तो हम उसको लॉस कहते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ। इस संस्थाओं में रिसीट पेमेंट के बेस पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम। इनकम यदि ज्यादा है तो हम कहेंगे सरप्लस, ना कि प्रॉफिट, और यदि एक्सपेंस ज्यादा है तो हम कहेंगे डेफिसिट। मतलब वही है हिंदी में, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, लॉस का मतलब घाटा होता है, लेकिन टेक्निकल टर्म में हम
इसको सरप्लस और डेफिसिट ही कहेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 7, द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अर्न्स देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उनका नाम कैसे होता है? जितना वो अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, उसी से उनका नाम होता है। ठीक है। और 8, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन एंड टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जो भी कानून के द्वारा आवश्यकताएं होती है, उन खर्चों को भी इसको पूरा करने के लिए इसका फंड इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आई थिंक दिस इज फर्स्ट क्लास फॉर 10-12 मिनट्स। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए, इसमें इसके फीचर्स क्लियर होने चाहिए। और थर्ड, मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं बिफोर नेक्स्ट क्लास। इसमें कैश बुक के बेस पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे हम, उसकी समरी ऑफ द कैश बुक कह सकते हैं। तो बेसिस उसका ये हो गया, इनकी नेचर बाद में जानेंगे हम। रिसीट एंड पेमेंट के बेस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और तीसरा बनाते हैं हम इसमें बैलेंस शीट। 3 टाइप के रिकॉर्ड हम इसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी प्राप्तियां होंगी वो लिखी जाएंगी, जितनी रिसीट होंगी वो इस साल की हो, प्रीवियस ईयर की हो, नेक्स्ट ईयर की हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है। हम सभी रिसीट्स को लिखेंगे, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर की है, पिछले फाइनेंशियल की है, या आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स की है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मेंबर पिछला एरियर पे करता है तो पिछले वर्ष की हो गई, और वो आने वाले कई सालों का पे कर देता है तो फ्यूचर की हो गई। तो हम इसमें कोई डिफरेंस नहीं करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और सभी प्राप्तियों को लिख लेंगे। इस प्रकार आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अकाउंट इनकम, इनकम इन एडवांस लिखते थे, उसी तरह से हम लेकिन वहां डिफरेंस करते थे। यहाँ पे हम कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। जितनी भी रिसीट्स हैं उनको हम रिसीट साइड पे लिखेंगे, जितनी भी पेमेंट्स हैं वो किसी वर्ष से संबंधित हो, पेमेंट साइड पे लिखेंगे। अब डिफरेंस कहाँ करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी प्रकार से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था तांगे के घोड़े वाला। जब उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं तो सीधा सीधा देखता, वो ना इधर देखता ना उधर देखता। उसी प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बेस पर बनाएंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखते हुए केवल उसी वर्ष की इनकम, उसी वर्ष के खर्चे लिखेंगे। यदि वो पिछले वर्षों की इनकम है तो घटा देंगे, आने वाले वर्षों की इनकम है उसको भी घटा देंगे। इसी प्रकार हम खर्चों को भी केवल उसी वर्ष के खर्चों को लिखेंगे। और इसके बाद आ जाती है हमारी बैलेंस शीट। यदि बैलेंस शीट ये भी कि फर्स्ट ईयर की होगी तो हम सभी मदों को उसमें से लिखेंगे। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रही है तो हमें देखना पड़ेगा पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में हमारे पास सरप्लस है या डेफिसिट, कौन कौन सी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। हम उसके अनुसार ही, जैसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बनाते थे, नई बैलेंस शीट उसके आधार पर तैयार करेंगे। ठीक है। तो अब अगली कक्षा में मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार से कैश बुक से बनाया जाएगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट के बेस पर किस प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा, उससे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट विच इज अ मेन अकाउंट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे बनाना है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरा भी पहला वीडियो है ये रिकॉर्डिंग में, और उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को समझ में आया होगा। फिर भी जो डाउट हो आप नोट करके रख लें, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके वो डाउट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है। आप छुट्टियों में बिल्कुल ना घबराएं, अपनी पूरी तैयारी करते रहें, और बिजनेस स्टडीज में भी जो डाउट है वो आप मुझे लिखकर भेज दें। अन्यथा पहले चैप्टर को आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसमें बुल्स आई का जो मैंने आपको भेजा है उसमें माइंड मैपिंग दे रखा है, वो एक समरी है आपको याद करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।